नमस्कार साथियों, हंसवाहिनी के YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, अपन आ गए हैं आज अपनी नवीनतम कक्षा को लेकर और नवीनतम हंसवाहिनी की जो पूरी टीम है वो आप लोगों के लिए लगातार अच्छी से अच्छी कक्षाएं उपलब्ध करवा रही है साथियों। तो उसी कक्षा के क्रम में ये अपनी कक्षा है, यानी नवीनतम समसामयिकी की, जो जैसा कि हर रोज़ होती है उसी के अनुरूप चलेगी और बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम विचार विमर्श करने वाले हैं। अच्छी जानकारी के लिए आप वीडियो के अंत तक, यानी इस कक्षा के अंत तक बने रहिए साथियों। तो शुरू करते हैं अपन आज का अपना महत्वपूर्ण बिंदु। तो सबसे पहले नवीनतम समसामयिकी की आज की तारीख आप सब लोग जानते हो, 4 मई 2020। अब अपन मित्रों शुरू करते हैं, यानी अपने आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है ना। प्रेस स्वतंत्रता दिवस है ना, प्रेस स्वतंत्रता दिवस अपने को याद कर लेना है ना। प्रेस फ्रीडम डे बोलते हैं इसे। कब मनाया जाता है ये ध्यान देना है। तो मित्रों, प्रेस स्वतंत्रता दिवस की बात आएगी तो ये 3 मई, इसका उत्तर होगा क्या है, 3 मई। ठीक है, 3 मई को मनाया जाता है। अब आपको ये भी ध्यान रख लेना है कि क्यों मनाया जाता है मित्रों। ये इसलिए मनाया जाता है कि जो पत्रकार बंधु जो लोग हैं उनको ना सही मायने में यानी स्वतंत्रता उनको मिलनी चाहिए, उसके एक तरीके से है ना, उसके सांकेतिक रूप से मनाया जाता है ना। और वो पत्रकार जो लगातार अच्छा कार्य किया है उनको श्रद्धांजलि भी देने के लिए ये मनाया जाता है। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। अब अगर अपन बात करें किसकी, यानी ये जो अब की बार दिवस मनाया गया है इसकी थीम क्या थी, तो ये भी ध्यान देना। थीम थी जर्नलिज्म विदाउट फियर एंड फेयर। ठीक है, जर्नलिज्म विदाउट फियर एंड फेयर। अब की बार इसकी क्या थी, प्रेस स्वतंत्रता दिवस की थीम थी। तो 3 मई को मनाया जाता है ना। अब देखो, प्रेस स्वतंत्रता की बात आएगी तो आपको एक चीज याद रखनी होगी, और वो क्या, अभी हाल ही में मैंने आप लोगों को बताया था कि ये है ना प्रेस है ना कि प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जारी किया गया था। आपको याद होगा, प्रेस है ना, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जारी किया गया था। उसमें मैंने आप लोगों को पूछा भी था, एक प्रश्न भी दिया था कि भारत का कौन सा स्थान है और पहला कौन सा स्थान है। तो ध्यान देना, इसमें प्रथम स्थान पर कौन सा है, नॉर्वे है। आपको याद रखना चाहिए, नॉर्वे। और द्वितीय स्थान की बात करेंगे मित्रों तो फिनलैंड है। कौन है, फिनलैंड है। और तीसरे स्थान की बात करेंगे अपन है ना, तो हमने पढ़ रखा है डेनमार्क है। कौन सा है, डेनमार्क है। ये टॉप 3 के स्थान है, पहला नॉर्वे, दूसरा फिनलैंड, तीसरा ये, मतलब विश्व प्रेस स्वतंत्रता इंडेक्स में इनका पहला स्थान है सारणी में है ना। पहला नॉर्वे का, दूसरा फिनलैंड का, तीसरा डेनमार्क का। तो भारत यानी अपना देश भारत इसमें कौन सा स्थान पर है, तो ये प्रश्न आपसे पूछा गया था, आपने बहुत अच्छा उत्तर दिया था, 142वें स्थान पर है मित्रों, याद रखना। और जब बात आती है अन्य ऑप्शनों पर, तो इधर हमारे 30 अप्रैल दे रखा है, तो आपको याद रखना है आयुष्मान भारत दिवस ये मनाया जाता है 30 अप्रैल को। 1 मई को कौन सा है, देखो अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि इन महीनों के इन दिनों को, मतलब दिवस को याद रखने का एकमात्र तरीका होता है कि जब भी आप इसको पढ़ो तो महीने में जितने भी दिवस होते हैं ना उनको एक साथ याद किया करो। अब मैं शुरू कर रहा हूँ मित्रों, अब की बार है ना, अब की बार इसलिए हम इसको शुरू कर रहे हैं कि हर रोज हमें ध्यान देना चाहिए कि कल कौन सा दिवस था। तो ये 1 मई से जितने भी पूरे मई माह में आएगा उनको हम हर बार एक साथ पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान देना। तो अब हमें इसके याद रखना, भूलना नहीं है कि 1 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है। बात हमने की थी है ना, ILD दिवस मनाया जाता है, मतलब क्या हो गया, इंटरनेशनल लेबर डे है ना, इंटरनेशनल लेबर डे यानी श्रमिक दिवस मनाया जाता है 1 मई को। ठीक है, और 2 मई की हमने बात की थी, 2 मई को मनाया जाता है ट्यूना डे है ना, वर्ल्ड ट्यूना डे, मछली वाली बात मैंने आप लोगों को बताई थी। और 3 मई को क्या मनाया जाता है, अभी हमने बात की प्रेस स्वतंत्रता दिवस। तो तीनों को याद रखना। अब निरंतर जैसे बढ़ेंगे अगला जुड़ता जाएगा, लेकिन पिछले वाला याद होना चाहिए। ठीक है, 1 मई श्रमिक दिवस है ना, मई दिवस भी इसे कहते हैं। और यहाँ मैंने आप लोगों को ये भी बता रखा है कि एक है ना महाराष्ट्र का स्थापना दिवस भी है। और उसके बाद 2 मई का क्या है, याद रख लेना आपको है ना, वर्ल्ड ट्यूना डे है ना। और 3 मई को क्या है, अभी हमने बात की प्रेस स्वतंत्रता दिवस। ठीक है मित्रों, इस प्रकार हम पढ़ने वाले हैं। आगे अपन बात करते हैं अपने 2 नंबर के प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न अपना कौन सा है, दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में यस बैंक ने किस से अपना मुख्य जोखिम अधिकारी नियुक्त किया है। देखो मित्रों, जोखिम अधिकारी भी होता है, आपने कभी इसका जिक्र सुना होगा या नहीं सुना होगा वो तो आप पर निर्भर करता है, लेकिन ये भी है ना मुख्य जोखिम अधिकारी है ना, इसे क्या बोलते हैं। देखो आप लोग एक चीज मैं बता देता हूँ, यानी बैंकों के या किसी भी है ना कोई संस्था के अधिकारी की अगर बात आती है तो इस प्रकार नाम आते हैं ना।
एक तो होता है सीईओ, है ना, क्या होता है सीईओ, अपन इसे सीईओ बोलते हैं। एक होता है सीएफओ, क्या होता है सीएफओ। एक अभी अभी मैंने आप लोगों को लिखकर बताया है जो यहाँ पर आया हुआ अपना मुख्य जोखिम अधिकारी, तो सीआरओ, ध्यान देना भाई इन तीनों के फुल फॉर्म, है ना। सी का अर्थ हो गया चीफ, है ना, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मतलब मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ठीक है। और सी एफ हो गया चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर मतलब वित्तीय अधिकारी, ठीक है। और सीआरओ, आर का मतलब रिस्क, ठीक है, तो मुख्य जोखिम अधिकारी, ठीक है, ऑफिसर अधिकारी। तो ये भी ध्यान देना। अब बात मुख्य जोखिम अधिकारी की हो रही है तो आपको इसका उत्तर देना है मित्रों नीरज धवन। क्या देना है, नीरज धवन, यानी पहला अपना उत्तर सही हो जाएगा, नीरज धवन है। अब यहाँ किसके, यस बैंक के मुख्य जोखिम अधिकारी है। अब बात आती है यस बैंक की, तो मित्रों, है ना, और इस नीरज धवन को 3 वर्ष के लिए बनाया गया। कितने वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए। अगर यस बैंक की स्थापना की बात करेंगे साथियों तो, है ना, बहुत ज़्यादा पुराना बैंक नहीं है, 2004 में इसकी क्या हुई, स्थापना हुई। स्थापना करने वाले व्यक्ति कौन थे, एक का नाम तो राणा कपूर और एक अशोक कपूर, इन दोनों व्यक्तियों ने मिलकर के इसकी क्या की थी, स्थापना की थी, अशोक कपूर, ठीक है। और ये जो सीईओ की बात करें ना, सीईओ की, इस बैंक के सीईओ की तो प्रशांत कुमार है। कौन है, प्रशांत कुमार। ये चीज़ें आप लोगों को कठिन लग रही होगी लेकिन इनको बार बार आप रिवाइज करोगे, मैं आपको करवाऊंगा तो आपको याद हो जाएगी, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। अब अगले प्रश्न पर अपन विचार विमर्श कर लेते हैं। अगर अन्य ऑप्शनों पर भी अगर आप लोग डिस्कस करो तो भी बहुत अच्छी चीज़ है यहाँ पर, है ना। एक चीज़ मैं और बता देता हूँ, अगर अपन यहाँ बात कर रहे हैं किसकी, यानी यहाँ यस बैंक की, ठीक है, तो ये भी महत्वपूर्ण बात है। अरविंद कुमार के बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं। अरविंद, देखो अरविंद कुमार, जब अपन बात करेंगे ना एमएसएमई, ठीक है, कल भी हमने चर्चा की थी एमएसएमई, है ना, सूक्ष्म लघु, वो मैंने आप लोगों को बताया था, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग के मंत्रालय के सचिव बने हैं अरविंद कुमार, कल हमने बात की थी, ठीक है। तो ये भी अच्छी बात आपको याद आता है। अगर आप लोगों को गिरधर अरमाने से पूछे तो कल भी हमने इसी के बारे में पढ़ा था, आज पुनः पढ़ लेते हैं। ये अपने क्या है, सड़क मार्ग, है ना, सड़क मार्ग व परिवहन सचिव, है ना, सचिव है, ठीक है, और मंत्रालय के सचिव। और शिखा शर्मा को तो आप जानते होंगे मित्रों, गूगल पे इंडिया, मैंने आप लोगों को बताया था ना, गूगल पे इंडिया के क्या है, गूगल पे इंडिया के इन्हें सलाहकार बनाया गया है, गूगल पे इंडिया की सलाहकार, ठीक है। तो ये भी याद रख लेना, शिखा शर्मा, ठीक। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 3 कि 15वें वित्त आयोग के सलाहकार, 15वें वित्त आयोग के सलाहकार परिषद के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। यानी अब जो वित्त आयोग चल रहा है वो कौन सा है, 15वां है, ठीक है। एक तो आपको ये याद होना चाहिए। दूसरा कि सलाहकार परिषद के सदस्य के रूप में अब किसे नियुक्त किया गया है, ये ध्यान देना बहुत महत्वपूर्ण है। यानी अब नियुक्त किया गया एक व्यक्ति को जो है कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम है। तो हमें ये भी ध्यान रख लेना मित्रों, कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम वो क्या है कि सलाहकार परिषद के सदस्य नियुक्त किए गए, किसके, 15वें वित्त आयोग के, ठीक है। अब आपसे ये कोई पूछ ले कि भाई ये कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम, इसे तो मुख्य सलाहकार नियुक्त कर दिया गया है, ठीक है, और ये हमारे क्या है, पहले, है ना, मुख्य आर्थिक सलाहकार भी थे, ये भी ध्यान रख लेना है। और एक चीज और बताता हूँ, 15वें वित्त आयोग की अगर अपन बात करेंगे तो आपको क्या याद रख लेना है कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष, है ना, अब आपसे कोई पूछ ले तो आप लोग जानते भी होंगे कौन, एनके सिंह। कौन है, एनके सिंह है ना, ये भी चर्चा हमने कर ली थी पहले दिन। और रघुराम राजन के बारे में अगर आपसे कोई पूछ ले तो ये आरबीआई के पूर्व क्या है भाई, गवर्नर है, जिसे, है ना, आईएमएफ, है ना, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बात हमने की थी, उसके बाहरी सलाहकार नियुक्त किए गए, इन्हें बाहरी सलाहकार। और ये भी आप लोगों को याद रखना चाहिए क्योंकि ये चीजें याद रखने योग्य होती है। रघुराम राजन पूर्व हमने आरबीआई के गवर्नर थे, और उर्जित पटेल भी हमारे ठीक पूर्व गवर्नर थे, अभी अभी यही, है ना। इनके बाद जो आए थे वो कौन थे, आपको जानते हो आप लोग, है ना, शक्तिकांत दास को। तो ये भी महत्वपूर्ण है। अब आपको क्रम बता देता हूं मैं, अगर आपको याद रखे तो। अगर अपन, है ना, आरबीआई के अब जो गवर्नर है वो कौन है, हम सब लोग जानते हैं, शक्तिकांत दास है, ठीक है। और वो अपने कौन से 25वें, ध्यान देना, उर्जित पटेल 24वें गवर्नर है और रघुराम राजन 23वें गवर्नर है, ठीक है। अगर कोई पूछ ले ऐसा तो आप लोग ये भी ध्यान रख लेना। प्रश्न नंबर 4 की बात करते हैं कि हाल ही में बीएसई बोर्ड में पहली स्वतंत्र महिला निदेशक कौन चुनी गई है ना। बीएसई बोर्ड की बात कर रहे हैं अपन लोग,
तो अब आप लोगों को ये जानकारी होनी चाहिए पहले तो कि ये महिला कौन है जो चुनी गई है बीएससी बोर्ड की। तो सबसे पहले तो इसका उत्तर है एम जयश्री व्यास। कौन सा उत्तर है? एम जयश्री व्यास। तो ये हमारा उत्तर हो गया 3 नंबर। अब अगर अगली बात अपन करें कि ये बीएससी बोर्ड होता क्या है मित्रों, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ये होता है, ठीक है, बीएसई। तो ये इसकी क्या हो गई, फुल फॉर्म हो गई। और साथ में ये ध्यान रख लेना है इस बीएसई की स्थापना कब हुई, तो ये आप लोगों को याद करने वाली बात है 1875 ईस्वी में। और साथ में ये भी ध्यान रख लेना हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में है। कहाँ पर है? मुंबई में है। अब इसके एमडी की बात करें ना, इस बीएसई के एमडी की मतलब प्रमुख की, तो वो है आशीष कुमार। कौन है? आशीष कुमार, ठीक है। तो ये भी आप लोगों को याद हो ही गया, ठीक है। दोबारा देख लो, हाल ही में बीएससी बोर्ड में पहली स्वतंत्र महिला निदेशक कौन थी, तो एम जयश्री व्यास को याद रखना है। 1875 में इसकी स्थापना हुई है ना, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। और एमडी आशीष कुमार है, मुंबई में इनका क्या हेडक्वार्टर है। तो मित्रों दूसरे प्रश्न पर चलते हैं जो कि इससे भी महत्वपूर्ण है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सचिव के रूप में कार्यभार किसने संभाला है। मतलब सीधी सीधी बात ये पूछी गई है कि महिला और बाल विकास मंत्रालय के सचिव कौन है, ठीक है। तो किसने संभाला है हाल ही में? रेखा शर्मा ने? नहीं, अजय तिर्की ने। तो अब अपने को यहाँ उत्तर देना है, बिल्कुल ये अजय तिर्की है। ये अपने उत्तर क्या है, ये अपना उत्तर सही है, अजय तिर्की, ठीक है। और राजीव कुमार, सुरेश एन पटेल ये नहीं है। तो अपना उत्तर यहाँ पर क्या आ गया, अजय तिर्की। अगर आपसे कोई पूछे 1987 बेंच के ये क्या है ना, आईएएस ऑफिसर है, तो ये भी आप लोगों को याद रख लेना है। और एक चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ बता देना चाहता हूँ कि यह जो महिला व बाल विकास मंत्रालय है, इसकी मंत्री कौन है, ये आप लोगों को बताना है ना। केंद्रीय मंत्री आप लोग सभी अच्छी तरह से जानते हो कौन है, स्मृति ईरानी है। ये वही स्मृति ईरानी है जिसने कांग्रेस महासचिव जो पहले उस समय थे कांग्रेस अध्यक्ष, कौन थे, राहुल गांधी। तो राहुल गांधी को क्या कर दिया था, चुनाव में हरा दिया था, धूल चटा दी थी। तो कहने का मतलब ये भी आप लोग ध्यान रख लेना, स्मृति ईरानी वही है। और वही अब क्या है, महिला और बाल विकास मंत्री है। और साथ साथ में कपड़ा मंत्री भी है। कौन सी है? कपड़ा मंत्री है, टेक्सटाइल मिनिस्टर। तो ये भी आप लोग पूरी तरह से ध्यान रख लेना। अब अपन बात करते हैं मित्रों यानी रेखा। अब रेखा शर्मा के बारे में आप क्या जानते हो, क्या बताओगे आप लोग रेखा शर्मा के बारे में? अभी हमने बात कर दी। एक चीज याद रख लेना, रेखा शर्मा राष्ट्रीय महिला आयोग की क्या अध्यक्ष है, ये हमने बात कर चुके हैं। और उधर भी अभी शिखा शर्मा की बात की थी, तो वो थी गूगल पे इंडिया की सचिव, है ना। तो ये भी ध्यान रख लेना। अब अपन बात करते हैं राजीव कुमार की। तो राजीव कुमार अपने किसके अध्यक्ष है, तो वो भी आप लोगों को याद करने वाली महत्वपूर्ण बात है, ये पीईएसबी के अध्यक्ष है। अब अपन चलते हैं ये अपने अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर। और अगला महत्वपूर्ण प्रश्न अपना कौन सा है, छठा प्रश्न अपना कि हाल ही में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत कितने राज्यों को जोड़ा गया है, ठीक है। अभी देखो, अभी बात है हाल ही में, ये निकली ही की बात है, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत कितने राज्यों को जोड़ा गया है। तो आपको इसमें ध्यान रखना है कि अब कितने राज्य जोड़ेंगे हैं। अभी इनके अंदर जो राज्य जोड़े गए हैं वन नेशन इस योजना में, वो कितने हैं, 5 राज्य हैं। कितने राज्य? 5 राज्य जोड़े गए साथियों। और ये भी ध्यान रख लेना, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना है क्या, आप इसे, है ना, मतलब इसका क्या से आप क्या समझते हो। तो इससे समझना अपने को यही है कि वन नेशन वन जो राशन कार्ड योजना मित्रों, ये इसलिए है, मतलब एक देश एक राशन कार्ड। देखो सीधा सा इसका अर्थ हो गया, एक देश एक राशन कार्ड। मतलब ये है कि इससे क्या फायदा होगा, फायदा ये होगा जैसे मान लो कोई, है ना, बिहार का कोई व्यक्ति है जिसके पास बिहार का राशन कार्ड है, अगर वो जाता है कहीं, मान लो कि वो जाता है उत्तर प्रदेश में और वहाँ रहने लग जाता है थोड़े दिनों के लिए, और उसके पास क्या है, एक तरीके से वो श्रमिक भी है, और उसके पास क्या है कि राशन कार्ड तो कहाँ का है, बिहार का है। तो अब उसे मतलब वहाँ कहाँ पर, उत्तर प्रदेश में भी अगर ये वन नेशन वन, है ना, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना अगर वहाँ पर लागू है, तो वहाँ पर भी उनको क्या मिल जाएगा, राशन मिल जाएगा। मतलब उसकी मतलब वहाँ पर भी मान्यता रहेगी। तो आप लोग समझ गए होंगे ये पूरी तरह से, है ना। और ये जो अभी राशन कार्ड हमारे यहाँ एपीएल बीपीएल चल रहे हैं, ये तो क्या है, यहाँ एक राज्य में ही क्या है, इसकी वैलिडिटी है, मतलब वैलिड है, एक राज्य में ही, यहीं पर इनसे जो सामान मिलता है। तो अब अपन बात करते हैं, यानी इसके ये वाली तो हो गई। एक चीज़ और याद रखना, अब कुल कितने हो गए इसमें, 17 जो राज्य हैं वो शामिल हो गए हैं। तो ये भी आप लोगों को याद कर लेना
है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं यानी अपने अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं, और वो कौन सा है, वो है 7वां प्रश्न। हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक की मान्यता रद्द कर दी? तो ध्यान देना, कर्नाटक विकास बैंक की नहीं, यूको बैंक की नहीं, ये की है किसकी? सीकेपी बैंक। सीकेपी बैंक, शायद आप लोगों में से बहुत ही कम लोगों ने इस बैंक को सुना होगा मित्रों। ये बैंक मुंबई का है, मुंबई में इसका ये हेडक्वार्टर है, इसका हेडक्वार्टर है ना। और इसकी जो कुल जो शाखाएं चल रही थी ना इन दिनों, वो भी ध्यान देना, 8 ब्रांच थी इसकी। कितनी? 8 ब्रांच थी। और इसको आरबीआई मतलब इसका आरबीआई द्वारा क्या कर दिया गया, और ये लगभग 104 वर्ष पुराना बैंक है। कितना? 104 वर्ष पुराना बैंक है ये, 104 वर्ष पुराना बैंक है। और आरबीआई द्वारा इसकी मान्यता रद्द कर दी गई, लाइसेंस रद्द कर दिया गया। कौन सा बैंक? सीकेपी बैंक। ठीक है मित्रों, चलते हैं अपने अगले एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर कि हाल ही में किस देश ने चिकित्सा और स्वास्थ्य कर्मियों का वीजा 1 साल बढ़ाने की घोषणा की है ना, 1 साल के लिए बढ़ाने की घोषणा की है। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, यानी ऐसा कौन सा देश है? अमेरिका, ब्रिटेन, भारत, सिंगापुर। तो ध्यान देना मित्रों, ऐसा काम करने वाला देश है ब्रिटेन। ठीक है, ब्रिटेन ने अपनी चिकित्सा और स्वास्थ्य कर्मियों का वीजा 1 साल के लिए क्या कर दिया है? बढ़ा दिया है। इसका स्पष्ट संदेश तो आप लोग समझ रहे होंगे है ना, कि जो चिकित्सा और स्वास्थ्य कर्मी है वो लोग कहीं पलायन न कर जाए, तो उन्होंने, या वो वापस न चले जाए, उनका वीजा खत्म होने वाला है, तो वो है ना, तो इसलिए उन्होंने 1 वर्ष के लिए वीजा बढ़ा दिया। और ये भी ध्यान दे लेना, कोई चार्ज, कोई शुल्क नहीं लिया गया। ठीक है, वीजा बढ़ाने के लिए। तो महत्वपूर्ण बात है ये, है ना, कोविड-19 से निपटने के लिए, है ना, उससे संबंधित महत्वपूर्ण एक तरीके से एक कदम हो गया। अब अपन अगर बात करते हैं मित्रों किसकी, यानी कि अब इनमें से ब्रिटेन के संबंधित अपन कुछ बात कर लेते हैं। अब ब्रिटेन के बारे में आप लोग ये भी ध्यान देना, एक बात आप लोगों को याद रखनी है, ब्रिटेन ने हाल में एक जबरदस्त रिकॉर्ड बनाया था कि 4000 बेड वाला एक क्या बना दिया था, हॉस्पिटल तैयार कर दिया था इन्होंने ना। कितने दिनों में? महज 10 दिनों में ना, 4000 बेड वाला क्या कर दिया था हॉस्पिटल, महज कितने दिनों में? 10 दिनों में। तो ये एक तरीके से इन्होंने क्या बना लिया? रिकॉर्ड बना लिया। और आप सब लोग ब्रिटेन के बारे में जानते ही होंगे, है ना। और अपन बात करते हैं, राजधानी लंदन है ही। ठीक है, अब चलते हैं अपन आगे, और आगे कहाँ? अपने एक और प्रश्न पर। प्रश्न नंबर कौन सा है? 9। हाल ही में किस राज्य के, प्रश्न नंबर 9 क्या है? हाल ही में किस राज्य को जीआई टैग दिया गया है? कौन सा टैग? जीआई टैग। ध्यान देना, ये भी महत्वपूर्ण चीज है, जीआई टैग का प्रश्न है, जबरदस्त है अपना, कि हाल ही में किस राज्य के केसर को जीआई टैग दिया गया है। ये प्रश्न हमने कहीं ना कहीं जरूर पढ़ा है, इससे संबंधित कुछ चीजें जरूर पढ़ी है। तो देखते हैं कि हाल ही में किस राज्य के केसर को जीआई टैग। देखो, जीआई टैग का मैंने आपको पहले ही बता दिया, एक भौगोलिक क्षेत्र में, यानी एक निश्चित स्थान पर वो चीज बहुत ज्यादा वहां की क्या होती है? फेमस होती है। वो चीज वहां की क्या होती है? फेमस होती है। तो उस चीज को क्या दिया जाता है? जीआई टैग दिया जाता है। ठीक है, और उसको जैसे वहां की चीज वो प्रसिद्ध होती है, दूसरों को कोई आपत्ति न हो, मतलब वो वहीं पर पाई जाती है और वहां की वो क्या होती है? प्रसिद्ध होती हैं। ठीक है, तो कई बार इस जीआई टैग के लिए कुछ चीज़ों के लिए ना विवाद भी हो जाता है। पीछे भी विवाद उठा था ना पश्चिम बंगाल के क्षेत्र का। तो ये भी ध्यान देना मित्रों, ये जीआई टैग अब केसर को, तो केसर का नाम आता है तो केसर की क्यारियां आपको याद आ गई होगी, कश्मीर घाटी आपको याद आ गई होगी। तो बिल्कुल इसका उत्तर क्या हो जाएगा? जम्मू कश्मीर, है ना, जम्मू कश्मीर। और ये केसर की घाटियां याद आती है तो मित्रों जरूर हमारे, है ना, रगों में खून उबाल मार जाता है ना। आप लोगों ने कल ही घटना सुनी होगी मित्रों, सुबह सुबह जो घटना आई थी बड़ी दर्दनाक थी, है ना। भारतीय सेना के 5 जवान, उसमें एक तो जनरल लेवल के ना, कर्नल लेवल के ऑफिसर थे, है ना, आशुतोष शर्मा। और ये आशुतोष शर्मा कहाँ के थे मित्रों? ये बुलंदशहर के थे, लेकिन अब रहते हैं राजस्थान में, जयपुर में। और मित्रों मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि ये जो आशुतोष शर्मा, कल मैं, है ना, न्यूज़ देख रहा था थोड़ी सी, एबीपी न्यूज़ पर इनके परिवार वालों की मुलाकात हो रही थी। और वहाँ एबीपी न्यूज़ वाले इनके परिवार वालों को मतलब से बातचीत कर रहे थे। साथियों वास्तव में ऐसा लग रहा था कि हम उनके आगे तो बिल्कुल जीरो है। उनमें हिम्मत देखो, यानी वहाँ एक छोटी सी बच्ची थी, है ना, 8वीं 7वीं कक्षा की बच्ची, और उनकी पत्नी, है ना, बेधड़क बोले जा रही थी। और उनका भाई, है ना, कहते कि मेरा भाई मिशन करके आ गया है। मतलब वो एक तरीके से इतने बड़े ऑफिसर के घर वाले थे। तो वास्तव में वो लोग, उनके परिवार वाले भी बहादुर होते हैं मित्रों, है ना।
तो कहने का मतलब आप थोड़ा सा उस देखना उस बातचीत को ना, आप उद्वेलित हो जाएंगे, लेकिन वो बिल्कुल भी है ना डटे हुए एक तरीके से, जैसे वो सीमा पर डटे हुए हैं, वो अपने घरों में बिल्कुल डटे हुए हैं, और एक हम सामान्य प्राणी। तो सैनिक का जो परिवार होता है वो भी वास्तव में बहादुर होता है। तो आप थोड़ा सा एबीपी न्यूज़ पर है वो देखना आप लोग, शहीद आशुतोष शर्मा के घर वालों से बातचीत कर रहे हैं वो लोग रिपोर्टर। तो मित्रों, ये जम्मू कश्मीर हमारे लिए एक तरीके से मुकुट भी है, एक तरीके से हमारे लिए वरदान भी है और अभिशाप भी है ना। भारतीय सेना के और पुलिस के, है ना, पुलिस के जवान यहाँ जितने शहीद हुए इतने और कहीं पर नहीं हुए, है ना। भारत का अभी तो अभिन्न अंग है, अगर ये 370 पहले हट जाता तो ये सारा कुछ मामला पहले ही संपन्न, मतलब एक तरीके से ख़त्म हो जाता। लेकिन अब तो ये जैसे अभी वहाँ ये 370-35 हटा है, तो वहाँ के जो स्थानीय आतंकवादी भी है और पाकिस्तान के लोग हैं वो भी घुसपैठ करवाते हैं, तो उनको नागवार गुजरती है, इस वजह से वो करवाते हैं ना। तो ये 5 जो सैनिक शहीद हुए हैं उनको मेरी तरफ से एक बार विनम्र श्रद्धांजलि, कोटि कोटि श्रद्धांजलि। साथियों, चलते हैं अपन भारत के इन जवानों पर गर्व करते हुए, जब वो वहाँ पर है तो हमारा कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता, हम उन्हीं के वजह से सुरक्षित हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं मित्रों आगे की बात। अब मैं जीआई टैग की बात कर रहा हूं, तो मैं आप लोगों को ये बताना तो नहीं भूलूंगा कि जीआई टैग की हमने कुछ महत्वपूर्ण बातें पहले भी कर चुके हैं, है ना। पहले भी किस राज्यों को जीआई टैग दिया हुआ है, तो आपको वो भी याद कर लेना है कौन सा। कि अगर अपन बात करें किसकी जीआई टैग की कर रहे हैं, तो जीआई टैग मैंने आप लोगों को एक तो गोरखपुर में बताया था कि कोई क्षेत्र है वहां पर भी क्या दिया गया है, जीआई टैग दिया गया है, तो आपको याद रख लेना है। काले, एक तो मैंने जो टेरिकोटा बताया था, देखो टेरिकोटा मैं आपको पुनः याद दिलवा देता हूँ। टेरिकोटा एक मैंने बताया था काले चावल, काले चावल, और एक मैंने आप लोगों को बताया था कितलाई मिताई, कितलाई मिताई, ठीक है। तो अब आपको ये याद होना चाहिए, भूलना नहीं है कितलाई मिताई। तो टेरिकोटा गोरखपुर यूपी, ठीक है, गोरखपुर यूपी। और काले चावल की हमने बात कर ली थी मणिपुर, कहाँ पर, मणिपुर। और ये कितलाई मिठाई ये बात हमने की थी तमिलनाडु में ना, मूंगफली से बनी हुई क्या होती है, मिठाई, तमिलनाडु में। तो ये भी याद रखना, और ये जीआई टैग केसर भी याद रखना, जम्मू कश्मीर को दिया गया है। मित्रों, चलते हैं अपन अगले और महत्वपूर्ण प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 10 है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने एग्रो एंटरप्रेन्योर फैसिलिटेशंस डेस्क की शुरुआत की है। तो ये भी हमने थोड़ा सा ध्यान दे लेना है, इससे हम क्या समझेंगे, कृषि उद्यमी सुविधा डेस्क, कृषि उद्यमी सुविधा डेस्क, ये मतलब इसकी क्या हो गई, अपने हिंदी ट्रांसलेशन हमने कर दिया। तो ये यानी हाल ही में किस राज्य सरकार ने ये डेस्क शुरू किया है, तो ये ध्यान रख लेना, ये त्रिपुरा की सरकार ने ऐसा काम किया। किसकी ने, त्रिपुरा की सरकार ने। और आप देखो त्रिपुरा आज कई दिनों से आया है, तो आप लोग त्रिपुरा के बारे में हम थोड़ा डिस्कस कम ही करते हैं। तो यहाँ आप लोग त्रिपुरा की राजधानी जानते होंगे, अगरतला, है ना। और एक बात आप लोग ये भी जानते होंगे, त्रिपुरा के जो सीएम है, यानी यहाँ के सीएम यानी मुख्यमंत्री, वो कौन है, विप्लव कुमार। कौन है, विप्लव कुमार है साथियों, कौन है, विप्लव कुमार। और गवर्नर की अगर बात करें, गवर्नर की तो रमेश बैस है, यहाँ कौन है, रमेश बैस, ठीक है। ये यहाँ के क्या है, गवर्नर है। हम इनके बारे में भी चर्चा और आगे करने वाले हैं। एक चीज़ और बता देता हूँ त्रिपुरा की, अगर यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान की बात करें मित्रों, तो राजबरी जो राष्ट्रीय उद्यान है वो यहीं पर है, राजबरी, ठीक है, राजबरी प्रसिद्ध है। हालांकि एक और है, वो भी है क्लाउड लेपर्ड। कौन सा, क्लाउड लेपर्ड, वो भी महत्वपूर्ण है। अब अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो वो है कि हाल ही में किस देश में होने वाले कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स को स्थगित कर दिया गया, यानी कॉमनवेल्थ यूथ गेम कहाँ पर होने वाले थे, तो ये ध्यान रख लेना 2021 में होने वाले थे ये, है ना। और वो कहाँ होने वाले थे, जापान में होने वाले साथियों, कितने में, 2021 में। लेकिन अब हुआ क्या, मैं आपको बता देता हूँ। मैंने आपको बताया था कि टोक्यो ओलंपिक रद्द हो गया था ना, वो भी 2000 कब होने वाला था, अभी होने वाला था, 2020 में होने वाला था, ठीक है। वो तो अब वो रद्द हो गया, लेकिन उसको कब, टोक्यो जो ओलंपिक है ना, उसकी भी है ना तिथि क्या आ गई, 2021 आ गई। इस वजह से अब दोनों एक साथ तो हो नहीं सकते, इस वजह से इन्होंने क्या कर दिया, टोक्यो ओलंपिक तो अभी ये 2021 में होगा, और जो ये यूथ गेम्स थे ना, इसको क्या कर दिया, 2023 तक क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। तो ये बात आप लोग ध्यान रख लेना है ना, इसको वहाँ तक स्थगित कर दिया गया। तो जापान है, जापान की राजधानी आप लोग टोक्यो जानते हो। शिंजो अबे यहाँ के क्या है, प्रधानमंत्री है, तो वो भी आप लोग जानते होंगे। मित्रों, अब मैं आपको यानी आज का अपना महत्वपूर्ण सवाल आने वाला है, वो भी बड़ा ही ज़बरदस्त और दिलचस्प है, तो आप लोगों को ये भी लगातार देता, इस सवाल का उत्तर भी आपको देना ही है। आज का सवाल आपका यह है कि
भगत सिंह कोश्यारी वर्तमान में किस राज्य के राज्यपाल हैं? भगत सिंह कोश्यारी वर्तमान में किस राज्य के राज्यपाल हैं? तो आपको इसका उत्तर देना है मित्रों। और सभी राज्यों के राज्यपाल लिख सकते हो आप लोग, है ना। जितना भी लिख दोगे तो आप लोगों को, ये देखो यहाँ दिए हुए जितने सभी राज्यों के राज्यपाल लिख सकते हो, क्योंकि आपको याद हो जाएगा, क्योंकि जो चीज़ आप लिख डालते हो वो कभी भूलोगे नहीं। और मित्रों एक चीज़ याद रख लेना कि आप ये भगत सिंह कोश्यारी जिस भी राज्य के, उस राज्य के बारे में तो पूरा वर्णन लिख ही देना। कुछ बच्चे अच्छा कार्य कर रहे हैं, मुझे लगता है निरंतर आपको याद रह जाएगा, और ये रिवाइज भी हो रहा है, और ये रिवाइज ही सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है मित्रों। इसी के साथ मैं मेरी आज की कक्षा को यहीं संपन्न करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।